चौधरी और हम कर रहे हैं सिग्नल प्रोसेसिंग। सिग्नल प्रोसेसिंग, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग या बायोमेडिकल सिग्नल प्रोसेसिंग। बायोमेडिकल सिग्नल एक्चुअली डिजिटल भी होता है, यानी बिग अम्ब्रेला इज डिजिटल सिग्नल, उसके अंदर बायोमेडिकल का सिग्नल हो, उसके अंदर एरोनॉटिक्स का सिग्नल हो, ये सारी चीजें हैं। हम यूजुअली जो किताब देखेंगे वो है DSP बाय प्रॉक्स, उसका 3rd and 4th एडिशंस है जिसको हम डिस्कस करेंगे। अब दोस्त जरा देखिएगा, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में एक है इक्वलाइजर, इज बेसिकली एन ऑडियो फिल्टर। ये एक ऑडियो फिल्टर होता है जो लो फ्रीक्वेंसी साउंड आर एक्चुअली द बेस। जैसे हम गाड़ियों के अंदर जो बेस लगवाते हैं वो लो फ्रीक्वेंसीज की साउंड होती है। ये याद रखिएगा कि जितना स्पीकर छोटा होगा, स्मॉलर स्पीकर, उसकी ज्यादा ऑसिलेशंस होंगी। अगर आप लोगों ने स्पीकर खोला हो तो स्पीकर के अंदर लगा होता है एक मैग्नेट, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी वो मैग्नेट पावर अप होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट इलेक्ट्रोमैग्नेट। और उस इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से एक मेटल की डायफ्राम ऑसिलेट होती है, यानी हिलती है, और उस ऑसिलेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। तभी जब आप स्पीकर, नॉर्मल स्पीकर, जब वो पावर अप हो और उसकी डायफ्राम पे हाथ लगाएं तो यू फील वाइब्रेशन। तो ये वाइब्रेशन उसी वजह से होती है। इन कंप्यूटर वी डू नॉट हैव फिजिकल RC सिग्नल्स, इंस्टेंट वी हैव अ सिग्नल एंड वेरी फ्रीक्वेंसी बाय वेरिंग कोएफिशिएंट ऑफ सिग्नल्स। हमारे पास रियल वर्ल्ड के अंदर एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, हम उनको कंप्यूटर में फीड करने के लिए डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। और वो करते किस तरीके से हैं कि हमारे पास ये सिग्नल है, इस सिग्नल को हमने डिस्क्रिटाइज कर दिया, यानी इसको डॉट्स में कन्वर्ट कर दिया। ये है सैम्पलिंग, ये सिग्नल की हो गई सैम्पलिंग, और सैम्पलिंग के थ्रू अब हम सिग्नल को एनालाइज करेंगे। ये होता इस तरीके से है कि क्वांटाइजेशन का मतलब है एनर्जी लेवल को डिसाइड करना कि ये सिग्नल कितनी एनर्जीज पे है। वी अप्रोक्सीमेट या असाइन वैल्यूज टू ईच डेटा पॉइंट। हम हर एक डेटा पॉइंट को एक वैल्यू असाइन कर देते हैं, और वो जो रेंज होगी वो 4 से लेके 14 तक हो सकती है। if we want to have 3-bit quantization, अगर हमारे पास 3 बिट का क्वांटाइजेशन है तो इसका मतलब 2⁻3, क्योंकि 2 का मतलब है या तो वो 0 होगा या तो फिर वो 1 होगा। 1 0 का कॉम्बिनेशन है, और 8 बिट है या 3 बिट है, तो 3 बिट की वजह से 2⁻3, यानी टोटल 8 लेवल्स होंगे। ठीक है, और जितनी आप बिट इंक्रीज करते चले जाएंगे उतने नंबर ऑफ लेवल ज्यादा होंगे। तभी जब आप लैपटॉप खरीदने के लिए जाते हैं तो वो आपसे बिट पूछता है, यानी कितनी बिट का प्रोसेसर, 16 बिट का चाहिए, 32 बिट का चाहिए, 64 बिट का चाहिए। तो वो जो बिट है ना, इट्स एक्चुअली 2 जितनी ज्यादा बिट्स बढ़ेंगी उतनी रेंज बढ़ेगी। उतनी रेंज का मतलब उतनी डिटेलिंग हमें मिलेगी, और डिटेलिंग का मतलब ये होगा कि हम अपने सिग्नल को क्लोजली मॉनिटर करेंगे विदाउट एनी लॉस। अब ये 2⁻3 यानी 8 हुआ। अगर हम इसको 8 बिट यानी 3 बिट को अगर हम देखें 0s and 1 की शक्ल में, तो 0 0 0 और ये 1 1 1, यानी ये हमने क्वांटाइजेशन कर दी। क्वांटाइजेशन का मतलब है एनर्जी लेवल्स क्रिएट कर देना, यानी ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड सो ऑन टिल 8। बिल्कुल इसी तरीके से हमने ये सिग्नल लिया, इस सिग्नल को क्वांटाइजेशन के थ्रू हमने एनर्जी लेवल्स में डिवाइड कर दिया। अब देखिए इसके अंदर एनर्जी लेवल्स आ गए, यानी ये -4 से एनर्जी लेवल है और अप टिल 14 एनर्जी लेवल तक ये जा सकता है। इसके साथ साथ we now have 8 discrete level. If we increase level of quantization, error will decrease. जितने लेवल बढ़ाएंगे उतना एरर कम होगा। If we use this thing, then we save images, यानी
जैसे हम अपनी इमेजेस को इसी तरीके से सेव करते हैं, जब हम सेव करते हैं तब वो हमसे पूछता है यानी कितनी बिट में सेव करना है, 8 बिट, 6 बिट, 24 बिट। करेंटली हम ज़्यादातर जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं सिस्टम या सॉफ्टवेयर, उसके अंदर 64 बिट ही चलती है। 8 बिट का ज़मान पता नहीं कब होगा, ये बहुत पहले की बात होगी। 6 बिट, 8 बिट, 24 बिट, अब तो 64 बिट कॉमन है। अब 64 के बाद है 128 बिट्स। 128 बिट के भी सिस्टम्स आते हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं। ये ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं गेमिंग के अंदर, वीडियो फाइल एडिटिंग के अंदर। अब जब हम वीडियो फाइल और गेमिंग की बात करते हैं तो उसके फॉर्मेट्स होते हैं। जैसे आप सॉन्ग अगर सुने या कोई म्यूजिक सुने तो उसके लिए जो फॉर्मेट है वो है MP3। सिमिलरली अगर आपने ऑडियो के साथ वीडियो भी देखनी है तो उसके साथ जो फॉर्मेट आता है वो है MP4। अगर आपने नॉर्मल इमेजेस को शेयर करना हो तो उसके फॉर्मेट्स हैं, जैसे आपने देखा होगा JPEG, PNG, JPEG, ये सारे फॉर्मेट्स हैं जिनके थ्रू हम अपने डेटा को शेयर करते हैं। शायद आपने ये चीज़ नोटिस की हो कि समटाइम्स कुछ ऐसे इतनी बड़ी पिक्चर्स होती हैं जिनको जीमेल के थ्रू ईमेल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मगर हम उनको व्हाट्सएप के थ्रू इजीली शेयर कर लेते हैं। एक डॉक्यूमेंट अपलोड होने में गूगल ड्राइव पे टाइम लगेगा, मगर व्हाट्सएप के थ्रू वो इजीली चला जाएगा, बिकॉज व्हाट्सएप के पास ऐसे एल्गोरिथम्स हैं कि जो बहुत बड़े डेटा को स्मॉल पैकेट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये कन्वर्ट करता कैसे है, इसकी स्ट्रेटेजी क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मैंने आपको बताया, डिजिटल सिग्नल, वो सिग्नल ऑडियो का हो, वीडियो का हो, फाइल हो, वो जीरोस एंड वन है। रिपीटेटिव जीरोस एंड वन को हटा दिए जाते हैं। यानी अगर आप देखते हैं कि इस सिग्नल में फला जगह पे एक क्लस्टर बना हुआ है जहां पे सारे जीरो हैं, तो हम इन सारे जीरो को हटा के एक जीरो लिख देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सारे ही जीरो हैं। तो इस पोजीशन पे जितने जीरो थे उनकी जगह पे एक जीरो आया। तो जब सिस्टम इसे रीड करेगा, प्रोसेस करेगा, तो वो 1000 जीरोस को काउंट नहीं करेगा, वो सिर्फ एक ही जीरो को काउंट करके आगे चला जाएगा। सिमिलरली फॉर वन। तो इस तरीके से हमने एक बड़ी चीज की साइज को छोटा कर दिया ताकि वो इजीली ट्रांसफर हो सके एक जगह से दूसरी जगह पे। ये जो फॉर्मेट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया BME या JPG, ये BME जो फॉर्मेट था ना, हम अब इस्तेमाल नहीं करते इस फॉर्मेट को, क्योंकि ये यार बहुत बड़ा है, इसकी साइज बहुत बड़ी है। इसके बदल हम JPEG इस्तेमाल कर लेते हैं, PNG इस्तेमाल कर लेते हैं। ये छोटा है, इसकी साइज कम होती है, मगर ये डिटेल इमेज भी दे रहा होता है। और हमारा काम ही ये है कि हम स्पेस कम ऑक्यूपाई करें, मगर क्वालिटी ऑफ इमेज में सैक्रिफाइस ना करें। सिमिलरली जो MP3 प्लेयर्स हैं या उसके अंदर जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो लो पावर या फेंट साउंड को निकाल देते हैं एक, और वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को भी निकाल देते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 10 किलोहर्ट्ज हो, क्योंकि फेंट साउंड आपको सुनाई नहीं देगा। सिमिलरली हाई फ्रीक्वेंसी साउंड भी आपको सुनाई नहीं देगा। ये अननेसेसरी बर्डन है सिग्नल के अंदर। तो अच्छे डिवाइसेस, अच्छी फिल्टरिंग लो पावर एंड वेरी हाई फ्रीक्वेंसी को निकाल देती है और रिपीटेटिव वंस एंड जीरोस को एक ही दफा लिखती है। अगर हम बात करें ECG सिग्नल की, तो ECG सिग्नल हमने क्रिएट किया, ये एनालॉग सिग्नल है बाय द नेचर। हमने उसको डिस्क्रिटाइज कर दिया। डिस्क्रिटाइज का मतलब हमने उसके एनर्जी लेवल्स क्रिएट कर दिए, और वो एनर्जी लेवल्स जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये रेंजेस होती हैं। जैसे 0 से लेके 8 बिट यानी 3 बिट का आपने लिया था, तो ये 0 से लेके 8 तक की रेंज होगी। सिमिलरली ECG सिग्नल भी क्वांटाइजेशन के थ्रू हमने इसको एनर्जी लेवल्स में डिवाइड कर दिया ताकि हम उस सिग्नल की प्रोसेसिंग इजीली कर सकें। तो इसका मतलब ये हुआ कि ECG का सिग्नल जो है वो है बाय द नेचर एनालॉग सिग्नल। हम उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं विद डिस्क्रिटाइजेशन टेक्निक्स, और ये टेक्निक बेस करती है बिट्स पे, और बिट का मतलब है 2 to the पावर।
अगर 3 बिट का काम है तो 2⁻³ होगा, तो इसका मतलब 8 लेवल्स, यानी 2⁻³ इज 8। 4 बिट 2⁻⁴ यानी 16 लेवल्स क्रिएट हो जाएंगे। हमारे पास जो एनालॉग सिग्नल आता है उसके अंदर जो सबसे बड़ा मसला है वो है नॉइस का, और ये जो नॉइस है ना, ये ज्यादातर लाइन नॉइस है जो 50 हर्ट्ज का होता है। इस नॉइस को खत्म करने के लिए हम फिल्टर्स इस्तेमाल करते हैं। नॉच फिल्टर होता है कि एक खास बैंड को निकाल देगा, जिसको हम नॉच फिल्टर कहते हैं, और ये नॉच फिल्टर हम 50 हर्ट्ज के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि 50 हर्ट्ज का सिग्नल मुझे चाहिए ही नहीं, ये नॉइज है। अगर हम फीटल ईसीजी की बात करें, फीटल ईसीजी यानी जो बच्चे की ईसीजी है, माँ के पेट के अंदर जो बच्चा है वो सही तरीके से ग्रो कर रहा है कि नहीं, तो उसके लिए अगर हम ईसीजी देखें तो इस ईसीजी का जो सिग्नल होगा इसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो करप्ट हो जाए मदर की ईसीजी से, यानी बच्चे की ईसीजी, हार्ट की ईसीजी करप्ट हो जाए उसकी माँ की ईसीजी से, क्योंकि दोनों एक साथ एक दूसरे के अंदर, मतलब माँ के पेट के अंदर बच्चा है तो अटैचमेंट है। तो इसके लिए हमें जो सिग्नल प्रोसेसिंग करनी होगी उसका लेवल ज़्यादा करना होगा, यानी हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल साउंड हमें मिले और हम उस डिटेल साउंड को रिसीव करके ये कह सके कि यार बच्चा ठीक है कि नहीं। सिमिलरली ये टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं जैसे सीटी स्कैन के अंदर। सीटी स्कैन 3D मॉडल देता है और ये 3D मॉडल क्रिएट होते हैं 2D इमेजेस से। 2D की इमेज आपने ली अलग अलग और उसको फिर एक साथ किया, डिजिटलाइज किया और फिर उसकी 3D इमेज क्रिएट की। ये बिल्कुल वैसा ही है। शायद आप लोगों ने 3D कैमराज अब देखे हों। एक नॉर्मल कैमरा है जो 2D इमेज लेता है और एक 3D कैमरा है। वो 3D कैमरा आप अपने हाथ में सिर्फ एक स्टैंड की तरह पकड़ते हैं और वो खुद ही अलग अलग एंगल्स पे घूम के अलग अलग इमेजेस को ले लेता है, उसको प्रोसेस करता है और एक इमेज क्रिएट कर देता है। जब आप उस इमेज को व्यू करेंगे तो यू फील इट्स लाइक अ 3D यानी वर्चुअल रियलिटी। आप राइट साइड पे भी देख सकेंगे, लेफ्ट भी देखेंगे, ऊपर नीचे हर जगह पे देखेंगे। और आज के ज़माने में ये 3D इमेज, ये 3D टेक्नोलॉजी बड़ी कॉमन है। लोग अपने हैंडसेट के अंदर भी ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं जिसको वर्चुअल रियलिटी कहते हैं, VR। ये गेम्स के अंदर बड़ी कॉमन है। बेसिक DSP के जो ऑपरेटर हैं, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के, वो हैं कौन से? एडर, दो चीज़ों को ऐड करना, सब्ट्रैक्टर, दोनों चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करना, वो दो चीज़ें सिग्नल्स हो सकती हैं। समेशन, अलग अलग सिग्नल को एक जा कर देना, यानी इसके अंदर हमने ये कहा कि फाइनल जो आउटपुट A निकला वो Bn+1, Bn+2, Bn+3 अलग अलग सिग्नल्स होंगे। वैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे दो सिग्नल्स को, यानी फाइनल आउटपुट इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ Bn एंड Cn। एक फंक्शन होता है जिसको डिले कहते हैं, ये है यूनिट डिले। यूनिट डिले का मतलब ये होता है कि An इज इक्वल टू Bn-1, यानी ये उसका प्रीवियस स्टेप होगा, यानी डिले होगा। Bn इज इक्वल टू डिले को Z-1 कह देते हैं। अब जरा देखिएगा ये चीज, हमारे पास ये आ गया एक रियल सिग्नल। इस रियल सिग्नल को हमने डिजिटाइज कर दिया, देख रहे हैं, अलग अलग डिजिट्स में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। अब ये है xn और xn की वैल्यूज हैं, ये xn वैल्यूज हैं जो y एक्सिस पे प्लॉट है। वो है 2, 1, 4, फला। ये इस तरीके से पूरे लेवल्स को हमने डिवाइड कर दिया। और ये है जो x एक्सिस पे है वो है नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी ये है इंडेक्स वैल्यूज, और हर इंडेक्स पे एक अपनी डिजिटाइज वैल्यू होगी जिसको हम कह रहे हैं xn। ये इस्तेमाल कहाँ होगा? टेलीफोन कॉल्स के अंदर साइलेंस या गैप बिटवीन द वर्ड्स की वजह से उसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाती थी, तो हम उस कॉस्ट को डिक्रीज करते थे। कैसे? कि जो डिले आ रहा है
उस डिले को ख़त्म करो। यानी एक अल्फाज दूसरे अल्फाज के दरमियान जो डिले आ रहा है, जो नॉइज़ आ रहा है, जो गैप आ रहा है, या जो साइलेंस है, यानी बोलने वाला थोड़ी देर के लिए रुक गया, तो जो रुका उस रुकने में टाइम तो गया, वो टाइम जाने की वजह से उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती थी। सिमिलरली रिपीटेटिव पैटर्न्स को हम निकाल देते थे, यानी हम बार बार कह रहे हैं ये जो रिपीटेटिव पैटर्न्स हैं उसको निकाल दिए जाते थे ताकि इससे भी स्पेस बचे, और स्पेस बचने की वजह से सिग्नल की कॉस्ट कम आती थी। पहले हर एक चैनल पे एक यूजर होता था, एक चैनल पे एक यूजर, फिर मल्टीपल यूजर्स ने सिंगल चैनल को इस्तेमाल किया, मल्टीपल यूजर्स ने सिंगल चैनल को इस्तेमाल किया। इसकी वजह से कम्युनिकेशन इजी एंड फास्ट हो गई। एक ज़माना था कि हम इंटरनेशनल कॉल करने के लिए कार्ड्स लेते थे, इंटरनेशनल कॉलिंग कार्ड्स आते थे। वैसे ही एक ज़माना था डायल अप इंटरनेट का, यानी आप जेरीज का कार्ड लेते थे, उसके अंदर 25 रुपीज़ में 5 आवर्स थे, 2 आवर्स थे, वो आप टेलीफोन के साथ कनेक्ट करते थे, इंटर करते थे, बीप चलती थी, बीप 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 बीप, और फिर आपका फ़ोन इंगेज हो जाता था इतने टाइम तक, और वो आप उस टाइम पे इंटरनेट इस्तेमाल करते थे। तो जो कॉस्ट क्रिएट होती थी, ये इन सारी चीज़ों की बात हो रही है। मगर फिर अब हम एक डिवाइस से, एक राउटर से मल्टीपल हैंडसेट को कनेक्ट कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, यानी एक टेलीफोन से एक इंटरनेट की डिवाइस कंप्यूटर कनेक्ट होता था, दूसरा नहीं हो सकता था। मगर अब हम एक राउटर के थ्रू मल्टीपल यूजर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, और ये भी राउटर पे डिपेंड करता है। बाज़ राउटर एक साथ 10 लोगों को परमिट करते हैं, बाज़ राउटर एक साथ 100 लोगों को भी परमिट करते हैं कि 100 अलग अलग यूज़र एक ही वक्त में इंटरनेट यूज़ करें, और उसकी सिग्नल वाइड भी बहुत ज़्यादा होगा, उसका स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा होगा, यानी दूर दूर तक सिग्नल होगा, आप चाहें तो इजीली एक्सेस कर दें। जैसे कि आज के ज़माने में हम हैंडसेट इस्तेमाल करते हैं, तो यूफोन या टेलीनॉर या जोंग या जैज़, उनके टावर्स हैं, वो टावर्स अलग अलग एरिया में उन लोगों ने इंस्टॉल करके रखे हैं, और वो टावर के थ्रू आप इंटरनेट कंटिन्यूसली इस्तेमाल करते हैं। आप ऑल्दो एक एरिया से ट्रैवल करके दूसरे एरिया पे जाएं, मगर इंटरनेट के सिग्नल्स आ रहे होते हैं। तो देखिएगा दोस्त, ये ज़रा समझिएगा, जैसे मैंने ऊपर आपको जिक्र किया था कि xn एक्चुअली एनर्जी लेवल्स है, और n ऑलवेज इंटीजर होगा, यानी n इंडेक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, यानी 1 2 3 4 इंडेक्स वैल्यूज, और xn एक्चुअली y पे आने वाली वैल्यूज होती हैं। जैसे कि आपका ये सिग्नल है, इस सिग्नल के अंदर हम कंसीडर कर लें कि ये जो 6 है ना, ये 0 पोजीशन पे है, तो इससे पहले का जो काउंटर चलेगा वो क्या चलेगा, x-1, x-2 और x-3, और ये x के बाद वाली वैल्यूज, यानी x1, x2, x3, x4, यानी x1 पे जो वैल्यू है वो है 5, x2 पे जो वैल्यू है वो है 4, x-1 पे जो वैल्यू आई वो थी 4। इस तरीके से हमने इस सिग्नल को डिवाइड किया। दोस्तों, हमने अभी बात की थी ECG सिग्नल्स की और उसके अंदर उसके लेवल्स की। अब हम बात कर रहे हैं बेसिक जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस है, एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, समेशन का। डिले बॉक्स जो है वो काम क्या करता है, अगर आपने x4 डिले बॉक्स के अंदर दिया तो आउटपुट पे x3 निकलेगा, यानी पहले वाला स्टेप, ये एक स्टेप पीछे जाएगा। और डिले बॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है DSP के अंदर, वो आगे जाके आपको पता चलेगा। अगर हम बात करें कि हमारे पास जो सिग्नल है वो है x0t, इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है a एम्पलीट्यूड cos ओमेगा t प्लस थीटा। ये जो पार्ट है ये रेडियन कहलाता है, सिग्नल का रेडियन, और ये जो पार्ट है ये डिग्री कहलाती है, मैथ्स। ओमेगा जो है ये W नहीं है, ओमेगा है, लिखा इसे W जाता है मगर बोला इसे ओमेगा जाता है। Omega is equal to 2 pi f. F is a frequency and 2 pi. Pi means 180 and 2 pi is a complete circle. Omega is angular velocity. That's why we measure it in radian per second. आपके पास जो सिग्नल आता है, जो साइनोसॉइडल बनती हैं, उसकी एक रफ्तार है, उस रफ्तार को ओमेगा कहते हैं, और वो मेजर होती है रेडियन पर सेकेंड्स में। तो आप एक cos ओमेगा
की जगह पे 2 पाई ft कह दिया। ठीक है, अब जरा ये पिक्चर देखिएगा, आपके पास ये यूलियर आइडेंटिटी है, ये हम आगे जाके देखेंगे ये इस्तेमाल कैसे होती है, मगर ये आइडेंटिटी है जिसमें काम ये है कि a एम्पलीट्यूड e टू द पावर j ओमेगा t प्लस थीटा का फॉर्मूला जो है वो है a cos ओमेगा t प्लस थीटा प्लस j टाइम्स ऑफ a sin ओमेगा t प्लस थीटा। ये याद रखिएगा, जो cos का फंक्शन है ना ये रियल पार्ट है, और जो sin का फंक्शन है ये इमेजनरी पार्ट है। रियल पार्ट मैप होगा अलोंग x एक्सिस और इमेजनरी पार्ट मैप होगा अलोंग y एक्सिस, और इसके अंदर जो थीटा है, जो रोटेशन है, ये काउंटर क्लॉक वाइज CCW होगी, एक है क्लॉकवाइज, दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज, और ये यहाँ पे मैप भी कर दिया। ये जो x एक्सिस है ये है रियल पार्ट, और जो y एक्सिस पे आंसर्स आएंगे वो कहेंगे इमेजनरी पार्ट। अब लेट से f नॉट, आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो है 2 हर्ट्ज की। 2 हर्ट्ज का मतलब यहाँ से सिग्नल स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गया 1 सेकेंड लगे। इस 1 सेकेंड के अंदर इसने दो रोटेशन कंप्लीट कर दी, तो इसका मतलब है 2 कंप्लीट रोटेशन इन 1 सेकेंड मीन्स इट्स अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 हर्ट्ज। ये 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। अब a cos ओमेगा t इंटू प्लस फाई जो है ये रियल पार्ट है, इसका आपने जो सिग्नल लिया था ये a टाइम्स ऑफ दिस, तो a तो नोट करें दोनों के साथ आया, बट इस चीज को हमने 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया। ये है फॉर्मूला जो है आइडेंटिटी, cos में और sin में। तो ये जो cos वाला पार्ट है ये है रियल पार्ट, और e टू द पावर प्लस j टाइम्स ऑफ अल्फा ये है फेजर रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज। ये पॉजिटिव में काउंटर क्लॉकवाइज होगा। j एक तरीके से इमेजनरी को रिप्रेजेंट करता है, याद रखिएगा, और माइनस जो है ये क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली जो आपने पहले टॉर्क यानी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, उसके अंदर भी यही है कि जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो नेगेटिव होता है। जैसे हम पानी की बोतल का कैप बंद करें तो बंद करते वक्त वो क्लॉकवाइज घूमता है, तो ये नेगेटिव होता है, और जब हम खोलें तब कैप एंटी क्लॉकवाइज खुलता है, तो ये पॉजिटिव होता है, जो कि इस साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। ठीक है, अब देखिए x जो है वो रियल x है, y जो है वो इमेजनरी x है, और हम इसका प्रोजेक्शंस लेते हैं। प्रोजेक्शन का मतलब है उसका शेडो कास्ट करवाया जाता है। व्हेन प्रोजेक्शन अगर रियल पार्ट पे आता है तो हम उसको कोसाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर इमेजनरी पार्ट पे आता है तो हम उसको साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमने यही चीज़ यूलर आइडेंटिटी के अंदर पढ़ी कि यूलर आइडेंटिटी के अंदर ये फॉर्मूला ना भूलिए, जिसके अंदर जिसके साथ j आया, एंड j स्टैंड फॉर इमेजनरी पार्ट। इमेजनरी पार्ट साइन के साथ है और रियल पार्ट कॉस के साथ है। कॉस का मतलब होता है x एक्सेस और साइन का मतलब होता है y एक्सेस, तभी ये सारी चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। अब ये किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं इसके हम आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर लेट से ये x एक्सेस है तो ये रियल है, और अगर ये y एक्सेस है तो ये इमेजनरी है। This can also be visualized as 3D plot, यानी एक सिंपल 2D प्लॉट होता है और एक 3D प्लॉट होता है। 3D प्लॉट पेपर पे बनाया नहीं जाता, इसको हम किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे क्रिएट कर सकते हैं 3D प्लॉट्स को। 3D इमेजेस, 3D प्लॉट्स जिसके अंदर x भी होगा, y भी होगा और z भी होगा। एक कंप्लीट रोटेशन या रेवोल्यूशन के लिए जो कंप्लीट एंगल बनता है वो है 2 पाई का, और f स्टैंड फॉर इस फ्रीक्वेंसी। 45 फेजर एंगल है, यानी कितने डिग्री का शिफ्ट आया। ये चीज़ हमने लास्ट फिल्टर्स के टॉपिक के अंदर भी कवर की थी, जिसमें बेजल फिल्टर था। उस बेजल फिल्टर के अंदर हमने यही बात की थी कि जो एंगल का शिफ्ट है वो शिफ्ट यानी एंगल जो शिफ्ट होता है उसका मतलब है उसका फेस एंगल चेंज होता है। ये जरा देखिएगा, ये आपका कंटिन्यूअस सिग्नल है, ये डिस्क्रीट सिग्नल है, बट ये बात इंपॉर्टेंट है, जरा देखिएगा।
दिस इज नॉट डिजिटल सिग्नल, ये डिस्क्रीट सिग्नल तो है मगर ये डिजिटल सिग्नल नहीं है। सिंस एम्पलीट्यूड इज स्टिल एनालॉग and has not been assigned discrete value. When amplitude is discretized, then we call it digital signal. SX का मतलब सिग्नल है। एनालॉग सिग्नल के दो पार्ट हैं, एक है कंटिन्यूस सिग्नल, दूसरा है डिस्क्रीट सिग्नल। अब डिस्क्रीट सिग्नल के अंदर होता क्या है, एम्पलीट्यूड डिस्क्रिटाइजेशन है। जब आप एम्पलीट्यूड डिस्क्रिटाइज करेंगे तब जाके वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होगा, जैसे कि ये जरा दिखेगा। इन दोनों पिक्चर्स में फर्क, ये पिक्चर सेम है, यानी डॉटेड तो हैं, बट इसके जो वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस को हमने डिजिटाइज नहीं किया और इस वाई एक्सिस को हमने एनी बिट को इस्तेमाल करके 3 बिट, 4 बिट, 8 बिट, 64 बिट को इस्तेमाल करके डिजिटाइज कर दिया। तो ये जो सिग्नल आया इसको हमने कहा डिजिटल सिग्नल और इस सिग्नल को हमने कहा डिस्क्रीट सिग्नल। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं इस चीज़ की, यानी ये जो सिग्नल क्रिएट होता है इसके अंदर टाइम एंड फ्रीक्वेंसीज के चक्कर हैं। xt ये टाइम डोमेन है और जब हम इसको t को ओमेगा t, यानी जब ये वाली चीज़ है ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी a cos 2 pi ft प्लस थीटा। थीटा फेस एंगल को रिप्रेजेंट करता है, 0 डिग्री का मतलब है पॉजिटिव, 90 जैसे एंगल बढ़ेगा, जैसे इस केस में ये एंगल 0 है, बढ़ते 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 इस लेवल पे आ जाएगा तो ये एंगल 90 हो जाएगा और एंगल 90 का मतलब वाई एक्सिस और वाई एक्सिस का मतलब ये इमेजनरी है। सिमिलरली एंगल चेंज होते रहेंगे, 45 होगा, 90 होगा, 180 होगा, तो इसका मतलब ये सिग्नल चेंज हो रहे हैं। इसके साथ साथ आप ये देखें कि एनालॉग सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल को हम एंटी एलियासिंग फिल्टर से गुजारते हैं। एंटी एलियासिंग फिल्टर ये चीज है, ये क्या है इसको हम आगे देखेंगे। फिर एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर होता है जो एनालॉग डिजिटल यानी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। फिर उसकी सिग्नल प्रोसेसिंग होती है, फिर इस डिजिटल सिग्नल को अगेन एनालॉग कन्वर्टर के थ्रू एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर उसका एक आउटपुट निकलता है, फिर फिल्टरिंग होती है अगेन और फिर उसका एक आउटपुट निकलता है। डिजिटल सिग्नल है डीएसपी और डीएसपी के बाद ये डिजिटल सिग्नल का आउटपुट निकलता है। एरोप्लेन के अंदर जो रडार है, उस रडार के अंदर जो सिग्नल प्रोसेसिंग है वो क्या है वो जरा देखते हैं। इफ अ सिस्टम इज स्टेबल, अगर एक सिस्टम स्टेबल है तो इट्स वेरी हार्ड टू इंट्रोड्यूस डिस्टर्बेंस इन इट, तो उसको डिस्टर्ब करना जरा मुश्किल है। एरोप्लेन सरफेस इज कंट्रोल बाय ऑयल बेस्ड हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स। हवाई जहाज के अंदर ऑयल होता है ना, ऑयल बेस्ड एक्चुएटर है। जैसे हैवी व्हीकल्स हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, जीप्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, ट्रेन है, क्रेन है, तो उसके अंदर भी जो ब्रेक मैकेनिज्म है उसके अंदर हाइड्रोलिक यानी ऑयल बेस्ड एक्चुएटर है, जिसकी मदद से हम क्या इनपुट आर स्पीड, डायरेक्शन ऑफ एरोप्लेन and on the basis of this that should be direction of aeroplane. Okay, हम स्पीड और डायरेक्शन को ऑल्टर करते हैं, चेंज करते हैं। ये देखें स्पीड और डायरेक्शन को मेंटेन करना है। आउटपुट जो हमारे पास एरोप्लेन है, एरोप्लेन के अंदर ऑयल है और ऑयल के थ्रू हम एक्चुएटर्स को कंट्रोल करते हैं। उस एक्चुएटर्स में स्पीड डायरेक्शंस को मेंटेन करना है और उस मेंटेन के लिए हमारे पास जो सिग्नल है, जैसे पानी फ्लूइड है ना, ऑयल, उस फ्लूइड का जो सिग्नल है वो आया बाय द नेचर एनालॉग, तो आप उस एनालॉग सिग्नल को लाजमन डिस्क्रिटाइज करेंगे, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद फिर कंप्यूटर में फीड करेंगे ताकि कंप्यूटर उस पर अपने एल्गोरिथम्स अप्लाई करेगा और एरोप्लेन की स्पीड, उसकी डायरेक्शन मेंटेन होगी। दोस्तों पहला स्टेप ये है कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर डिस्क्रिटाइज करता है, यानी क्वांटाइजेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करते हुए आउटपुट पे लेवल्स को डिफाइन कर देता है। दिस रिड्यूस ऑफ नंबर इज गिवन टू द डीएसपी। डीएसपी एल्गो कैन बी यूज्ड टू रन ऑर्डिनरी कंप्यूटर्स। ठीक है, ये डीएसपी के जो एल्गोरिथम्स हैं ये सिग्नल को डिस्क्रिटाइज होने के बाद किसी भी सिस्टम पे, आप अपने लैपटॉप पे, सिस्टम पे उसको रन करते हैं और उसका एक आंसर निकलता है। प्रोसेसिंग के बाद, आफ्टर प्रोसेसिंग, डिजिटल
एनालॉग कन्वर्टर। अब अगेन यानी जो डिजिटल सिग्नल हुआ था उसको एनालॉग कन्वर्टर के थ्रू एनालॉग कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि फिर वो इस्तेमाल हो सके। यानी हमने आउटपुट जो सिग्नल था डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के थ्रू LPF से गुजारा, फिल्टर से गुजारा और ये स्मूथ हो गया। ये ज़रा देखिएगा, आप लोगों ने मोबाइल के अंदर ब्यूटी कैमरा भी इस्तेमाल किया होगा। ब्यूटी कैमरा काम ये करता है कि सिग्नल के अंदर जो एजेस होते हैं उसको ब्लर कर देता है, और ब्लर का मतलब ये होता है कि वो उसको स्मूथ कर रहा है, तभी जो फेस के स्कार्स होते हैं वो नज़र नहीं आते। LPF यानी वो जो फिल्टर है वो लो पास है, और उस लो पास फिल्टर की वजह से ब्लरिंग होती है, और ब्लरिंग की वजह से जो एजेस हैं, जो स्कार्स हैं फेस पे, दाने हैं, ये कुछ भी आप कह दें वो नज़र नहीं आते। और ये सेम फेनोमेना इस्तेमाल करता है फोटोशूट वाला। एडोब फोटोशूट पे शादियों की जो एल्बम्स हैं वो एल्बम के अंदर जो फेस पे पॉलिशिंग होती है वो इसी फिल्टर के थ्रू होती है ताकि वो स्मूथ हो जाए। अब बाज़ दफ़ा ये भी होगा ना कि हमारे पास जो डेटा है वो डेटा है ही डिस्क्रीट लेवल का, यानी स्टॉक एक्सचेंज, जिसके अंदर हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ गिवन है, और फिर हम उस न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को एल्गोरिथम के थ्रू अप्लाई करने के बाद उसके अंदर से हिडन ट्रेंड्स निकालते हैं। हिडन ट्रेंड्स यानी जैसे कि आपने अगर नोट किया हो तो मैंने जब YouTube की स्क्रीन ऑन की थी और हम ये फेस्टो की बर्ड देख रहे थे, जिसमें ये एनिमल को मिमिक करने के ये लोग ये फेस्टो कंपनी एनिमल्स को मिमिक करती है और उसी जैसे एनिमल्स को रोबोटिक एनिमल्स में कन्वर्ट कर देती है। तो अगर आपने ये चीज़ नोटिस की हो कि मेरी जो होम स्क्रीन थी YouTube की, उस YouTube की होम स्क्रीन के ऊपर जो यूजुअली मैं वीडियोस देखता हूँ, जो मैं वीडियोस देखता हूँ वो उसको लाइक कर देता है, और उसी तरीके से वो मुझे सजेस्ट करने लगता है। और ये सजेशन किस तरीके से आई? ये सजेशन इसी तरीके से आती है कि जिसको मैं क्लिक करता हूँ उसको 1 कंसीडर करता है, और 1 के बाद वो उसी चीज़ की डेटा देने लगता है कि सर ये आपकी तबीयत के हिसाब से आप जो चीज़ पसंद करते हैं हम आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं। सिमिलरली आपकी अपनी एक हिस्ट्री होती है यूट्यूब की या गूगल की, वो गूगल भी आपको सजेस्ट कर रहा होता है। यानी ये इंटेलिजेंट सिस्टम होता चला जा रहा है, और इस सिग्नल के अंदर भी यही होता है। अब अगर हम इस सिग्नल की बात करें, यानी सिग्नल को हमने इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है, यानी 1 सेकेंड के स्पैन में 2 वेव्स गुजर गई। अब सैम्पलिंग इंटरवल अगर हम देखें तो देखें इस 1 सेकेंड में कितनी वैल्यूज आई, 1 2 3 यानी 0.10 से लेके 1 तक, यानी टोटल 10 वैल्यूज आ गई। 1 2 3 4 5 यानी सैम्पलिंग इंटरवल जिसको हम TS कहते हैं, ये बना 1 डिवाइडिंग बाय 10 यानी 0.1। ठीक है, अब हमने कहा देखिए टाइम स्टार्ट हुआ था 0, 0.1, 0.2, 0.3 और एंड हुआ था 1 पे, यानी नंबर्स इसके कितने थे, इंटीजर्स, जिसको हमने इंडेक्स वैल्यूज कही थी। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 9 10, और इस पे जो वैल्यूज आई थी वाई एक्सिस पे वो क्या थी, वो थी 0.707। ये देखें, ये जो पिक्चर बनी है, ये जो स्लोप्स हैं, ये जो साइनसॉइडल वेव्स हैं, इसके अंदर जो यहाँ की वैल्यूज हैं ये है xt और ये है x80, और x80 की ये वैल्यूज जनरेट हो गई। अब इस जनरेटेड वैल्यूज के बाद हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि यार क्वांटाइजेशन करो। क्वांटाइजेशन के अंदर जो आपके लेवल्स हैं उसको नियरेस्ट यानी राउंड ऑफ कर दें, यानी 0.707 है ना, तो उसको बाइनरी क्वांटाइजेशन के थ्रू डिजिटाइज कर दें, यानी एक राउंड ऑफ कर दें, यानी 0.707 0.7 के बराबर हो जाएगा, 0.801 0.8 के बराबर हो जाएगा, 0.425 0.4 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे 0.4 होना चाहिए था। कहने का मकसद क्या है, जरा देखें आप क्या काम कर रहे हैं, आप अपनी कैलकुलेशंस को आसान कर रहे हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में बात की थी कि अननेसेसरी हेडेक को कंसीडर ही मत करो, उसको निकाल दो। यानी जहाँ पे रिपीटेटिव 1 आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, उसको हटा दो, ताकि आपकी जो डेटा साइज है, डेटा फाइल की जो साइज है वो रिड्यूस हो जाए। अब 707 लिखने का कोई तुक नहीं है, आप इसकी जगह पे 0.7 लिख दें तो 0.7 देखना, याद करना, पढ़ना, रीड करना, प्रोसेस करना आसान है।
ये है बाइनरी क्वांटाइजेशन, इसके जरिए आपने बाइनरी क्वांटाइजेशन कर ली। अब जरा देखिएगा, अगर हम बात करें कि हम जो ये लेवल को नज़दीक कर रहे हैं, यानी पॉइंट, लेट से हमारे पास एक वैल्यू आई थी 0.98, ये 0.98 अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर है, मगर ये 1 नहीं थी, हमने इसको राउंड ऑफ करके 1 कर दिया, तो इसका मतलब इसमें एरर कितना आया, 0.2 का एरर आया। तो ये जो 0.2 का एरर है ना दोस्त, ये बहुत बड़ा नहीं है, ये एक्सेप्टेबल है। क्योंकि एक्सेप्टेबल होने की वजह ये है कि हमारे पास जो डेटा सैंपल है ना वो लार्ज है, लार्ज नंबर ऑफ द डेटा, इसकी वजह से हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसको जाने देते हैं। क्योंकि हमारे पास जो डिजिटल सिग्नल आता है उसके अंदर 10,000 वैल्यूज़ 20,000 वैल्यूज़ आ रही होती हैं, तो हम उसको एक्सेप्ट करके आगे प्रोसेस कर लेते हैं। और 32 बिट का प्रोसेसर, 64 बिट का प्रोसेसर, जितने नंबर ऑफ बिट ज़्यादा होगी उतना आंसर बेहतर होगा, जितने नंबर ऑफ बिट कम होगी आंसर उतना उसके अंदर नॉइज़ के चांसेस बढ़ जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये चीज़ ज़रा देखिएगा, इफ़ वी हैव 8 बिट रजिस्टर, तो फ्लोटिंग पॉइंट अगर हमारे पास है 2.314 फला 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 फला, तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा 2.3 में, और ये बाकी का सारा नंबर डेटा जो है ये लॉस होगा, यानी 1456908 ये सारा डेटा लॉस हो जाएगा। अब इसके भी एक फ़ायदा एक नुकसान। फ़ायदा ये है कि इसको हटाने के बाद हमारे पास साइज रिड्यूस हो गई, और नुकसान क्या है, हो सकता है ना कि ये जो सिग्नल था ये फीटल ईसीजी का था, और 2.3 जो सिग्नल था वो मदर ईसीजी का था, जो हमने स्टार्टिंग में बात की। यानी एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि आपको कितना डिटेल सिग्नल चाहिए। यानी जो फीटल ईसीजी है तो उसकी बिट ज़्यादा होगी तभी वो फीटल ईसीजी निकाल सकेगा।